कानून। हमने देखा कि मादमोआजेल दांगलार और मादमोआजेल दारमिली को अपने रूपांतरण और पलायन के लिए शांति से छोड़ दिया गया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कार्यों में इतना व्यस्त था कि उनके विषय में सोचने का अवसर न था। हम बैंकर को उस शीत पसीने में छोड़ते हैं जब वह अपनी देनदारियों के विशाल स्तंभ खींचकर दिवालियेपन के प्रेत का सामना कर रहा था, और बैरोनेस का अनुसरण करते हैं जो उस आघात से क्षण भर कुचली रहने के पश्चात अपने सामान्य परामर्शदाता लुसियावम देब्रे से सलाह लेने चली गई। बैरोनेस इस विवाह पर निर्भर थीं ताकि अंततः उस अभिभावकत्व से मुक्त हो सकें जो यूजिनी के स्वभाव की पुत्री के साथ केवल बोझ ही सिद्ध हो सकता था, क्योंकि परिवार में स्थापित उन मौन समझौतों में जो श्रेणी संबंधों को निर्धारित करते हैं, माता तभी वास्तव में पुत्री को आदेश दे सकती है जब वह उसे निरंतर विवेक का उदाहरण और पूर्णता का आदर्श प्रस्तुत कर सके। परंतु मादाम दांगलार यूजिनी की सूक्ष्म दृष्टि और मादेमोआजेल दारमिली की सलाह से आतंकित रहती थीं। उन्होंने अपनी पुत्री की ओर से देब्रे की दिशा में फेंकी गई कुछ तिरस्कारपूर्ण दृष्टियां पकड़ ली थीं, जो मानो यह संकेत देती थीं कि यूजिनी उसकी प्रेम संबंधी और आर्थिक निकटता से परिचित है। वास्तव में यदि वह अधिक सूक्ष्म और निकट निरीक्षण करती तो जान लेती कि यूजिनी देब्रे से इसलिए घृणा नहीं करती थी कि वह पिता के घर में विघटन और कलंक का कारण था, वरन इसीलिए कि वह उसे उन द्विपाद प्राणियों की श्रेणी में रखती थी जिन्हें डायोजनीज मनुष्य कहने से बचना चाहते थे, और प्लेटो ने पंखीन द्विपाद प्राणी कहकर संबोधित किया था। अपने दृष्टिकोण से, और दुर्भाग्यवश इस संसार में प्रत्येक का अपना दृष्टिकोण होता है जो दूसरों को आच्छादित कर देता है। अपने दृष्टिकोण से मादाम दांगलार को यूजिनी का विवाह टूट जाने पर अनंत खेद था, इसलिए नहीं कि वह संबंध उपयुक्त, अनुकूल और पुत्री को सुखी बनाने वाला था, वरन इसलिए कि उससे उन्हें अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त होती। अतः जैसा हमने कहा, वे शीघ्रता से देब्राई के पास गईं। पेरिस के अन्य लोगों की भांति वह भी उस संध्या अनुबंध पर उपस्थित था और उसके पश्चात हुए घोटाले का साक्षी बना था, और तुरंत अपने क्लब चला गया था जहां वह कुछ मित्रों के साथ उस घटना पर चर्चा कर रहा था जो उस अतिवाचाल नगर के 3/4 निवासियों के बीच वार्ता का विषय बन चुकी थी, जिसे विश्व की राजधानी कहा जाता है। जब मादाम दांगलार काले वस्त्र में और घूंघट से आच्छादित देब्राई के निवास की सीढ़ियां चढ़ रही थीं, तब यद्यपि द्वारपाल ने उन्हें आश्वस्त किया था कि युवक घर पर नहीं है, देब्रे एक मित्र के तर्कों का खंडन कर रहा था, जो उसे समझाने का प्रयत्न कर रहा था कि उस भयंकर कांड के पश्चात उसका कर्तव्य है कि वह मादेमोआजेल यूजनी दांगलार और उसके 2 मिलियन फ्रां से विवाह करे। देब्रे ऐसे प्रतिरक्षा कर रहा था मानो वह हार जाने की प्रतीक्षा में हो। यह विचार उसके मन में अनेक बार स्वयं उत्पन्न हुआ था, परंतु कभी-कभी यूजिनी के स्वतंत्र और गर्वीले स्वभाव को जानकर वह पूर्णतः रक्षात्मक मुद्रा अपना लेता और कहता कि यह संबंध असंभव है। तथापि भीतर ही भीतर वह उस दुष्ट विचार से गुदगुदाया जाता रहता, जो यदि नैतिकतावादियों पर विश्वास किया जाए, सबसे ईमानदार और शुद्ध पुरुष के मन को भी निरंतर कुरेदता रहता है, मानो क्रूस के पीछे छिपा शैतान। संवाद, जैसा देखा जा सकता है, रोचक था, क्योंकि विषय अत्यंत गंभीर थे, और चाय तथा जुए के साथ रात्रि 1 बजे तक चलता रहा। इस बीच सेवक ने मादाम दांगलार को लुसिये के निवास में प्रवेश कराया, जहां वह घूंघट में कांपती हुई उस छोटे हरे बैठक कक्ष में प्रतीक्षा करती रहीं, 2 पुष्प टोकरी के बीच जो उसी सुबह उन्होंने भेजी थीं और जिन्हें देब्रे ने अत्यंत सावधानी से सजाया था, जिससे अनुपस्थिति के लिए उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। 12 बजने में 20 मिनट शेष थे जब मादाम दांगलार प्रतीक्षा से ऊब गईं, अपनी गाड़ी में बैठीं और घर लौट गईं। समाज की स्त्रियों में यह समानता सफल गणिकाओं से है
कि वे प्रायः मध्य रात्रि के पश्चात घर नहीं लौटतीं। बैरोनेस उतनी ही चुपचाप घर में प्रविष्ट हुईं, जितनी चुपचाप यूजिनी निकली थी। धड़कते हृदय से वह सीढ़ियां चढ़कर अपने कक्ष में पहुंची, जो, जैसा हम जानते हैं, यूजिनी के कक्ष के समीप था। वह इस भय से कांप रही थी कि कहीं चर्चा न फैल जाए, और दीन स्त्री इस एक विषय में कम से कम सम्माननीय, अपनी पुत्री की निष्कलंकता और पितृगृह के प्रति उसके लगाव में दृढ़ विश्वास रखती थी। कक्ष में पहुंचकर उन्होंने यूजिनी के द्वार पर कान लगाया, और जब कोई ध्वनि न सुनी तो उसे खोलने का प्रयास किया, पर सिटकनियां बंद थीं। मादाम दांगलार ने मान लिया कि यूजिनी उस संध्या के भयानक भावों से थकी हुई शैया पर चली गई है और सो रही है। उन्होंने परिचारिका को बुलाया और उससे पूछताछ की। मादेमोआजेल यूजिनी अपने कक्ष में गई थीं। परिचारिका ने कहा, मादेमोआजेल दार्मिली के साथ। फिर उन्होंने साथ चाय ली और उसके बाद मुझे विदा कर दिया, कहते हुए कि अब मेरी आवश्यकता नहीं। तब से परिचारिका सेवकों के कक्ष में थी और अन्य सभी की भांति यही समझती थी कि दोनों युवतियां अपने कक्ष में हैं। अतः मादाम दांगलार बिना किसी संदेह के शैया पर चली गईं, पर यद्यपि सौभागी व्यक्तियों के विषय में उनका मन शांत था, घटनाओं को लेकर वह चिंतित रहा। जैसे जैसे उसके विचार स्पष्ट होते गए, घटना का महत्व भी बढ़ता गया। अब वह केवल एक साधारण कांड न रह गया था, वह मानो उन्मत्त अराजकता बन गया था। अब वह केवल लज्जा का विषय न था, अपितु घोर अपमान का। बैरोनेस को अनायास स्मरण हुआ कि हाल ही में अपने पति और पुत्र के कारण समान विपत्ति से ग्रस्त निर्धन मर्सेदेस के प्रति वह कितनी निर्दयी रही थी। यूजिनी, उसने सोचा, नष्ट हो गई और हम भी। यह प्रकरण जिस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा हमें कलंकित कर देगा। हमारे जैसे समाज में कुछ प्रकार के उपहास ऐसे घाव होते हैं जो खुले, रक्तस्रावी और असाध्य होते हैं। कितना सौभाग्य, उसने बुदबुदाया, कि ईश्वर ने यूजिनी को वह विचित्र स्वभाव दिया जो मुझे प्रायः चिंता में डालता रहा है। और उसने कृतज्ञ दृष्टि से आकाश की ओर देखा, जहां से कोई रहस्यमय विधाता पूर्व ही सब कुछ व्यवस्थित कर देता है और कभी कभी किसी दोष, यहां तक कि अवगुण को भी सौभाग्य में बदल देता है। फिर उसके विचार अंतरिक्ष में उड़ चले, मानो कोई पक्षी खाई पार करने को पंख फैलाए, और जाकर कावलकांति पर ठहर गए। वह आंद्रेया दुष्ट था, चोर, हत्यारा। फिर भी उसी आंद्रेया में ऐसे व्यवहार थे जो कम से कम आधी शिक्षा का संकेत देते थे, यदि पूर्ण शिक्षा का नहीं। वही आंद्रेया समाज में अपार धन के आभास और सम्मानित नामों के संरक्षण के साथ प्रस्तुत हुआ। वह इस पहेली का समाधान कैसे देखे? इस क्रूर संकट में वह किससे सहायता मांगे? एक स्त्री होने के नाते उसकी प्रथम प्रवृत्ति, जो कभी कभी घातक सिद्ध होती है, उस पुरुष की ओर मुड़ी जिसे वह प्रेम करती थी। पर देब्रई को की केवल परामर्श दे सकता था। उसे किसी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता थी। तभी बैरोनेस को विलेफोर का स्मरण हुआ। वही विलेफोर था जिसने कावलकांति की गिरफ्तारी चाही थी। वही विलेफोर था जिसने निष्ठुरतापूर्वक उसके परिवार के हृदय में विघटन उत्पन्न किया, मानो वह उससे सर्वथा असंबद्ध हो। पर नहीं, विचार करने पर राजकीय अभियोजक निष्ठुर मनुष्य न था। वह न्यायाधीश था, कर्तव्य का बंदी, एक दृढ़ और निष्ठावान मित्र, जिसने अनम्य किंतु दक्ष हाथ से भ्रष्टता पर शल्य चिकित्सा की थी। वह जल्लाद न था, शल्य चिकित्सक था। ऐसा शल्य चिकित्सक जो दांगलार के सम्मान को उस अक्षम्य युवक की कलंकितता से मुक्त करना चाहता था, जिसे उन्होंने अपने भावी जामाता के रूप में समाज में प्रस्तुत किया था। यदि दांगलार परिवार का मित्र होते हुए विलेफोर ने ऐसा आचरण किया, तो यह मानने का कारण न रहा कि अभियोजक को पूर्व से कुछ ज्ञात था या वह आंद्रेया की चालों में सहभागी था। अतः विचार करने पर विलेफोर का आचरण बैरोनेस को अब भी उनके पारस्परिक हित में प्रतीत हुआ। पर यहां उसकी कठोरता समाप्त होनी चाहिए। वह अगले दिन उससे मिलने जाएगी
और उसे राज्य करेगी, न्यायिक कर्तव्य में शिथिल होने को नहीं, पर कम से कम उनके पक्ष को पूर्णतः ध्यान में रखने को। वह अतीत का आह्वान करेगी, स्मृतियों को ताज़ा करेगी और उस समय के नाम पर विनती करेगी जो अपराधी तो था, पर सुखी भी। विलेफोर इस विषय में लचीला होगा, या कम से कम जिसके लिए उसे केवल आंख मूंदनी होगी। कम से कम वह कावलकांति को भाग जाने देगा और अपराध का अभियोग उस छाया अपराधी पर चलाएगा जिसका अनुपस्थिति में न्याय किया जा सकता है। तभी और केवल तभी वह शांति से सो सकेगी। अगले दिन वह 9 बजे उठी और बिना परिचारिका को बुलाए, बिना किसी को संकेत दिए, पूर्व संध्या की भांति सादगी से वस्त्र धारण कर सीढ़ियां उतरी, दांगलार निवास से बाहर निकली, रूद प्रोवांस तक पैदल गई, गाड़ी ली और स्वयं को विलेफोर के निवास पर ले चलने का आदेश दिया। पिछले 1 महीने से यह अभिशप्त स्थान प्लेग प्रकोप के समय के किसी रोगाश्रम जैसा शोकपूर्ण प्रतीत होता था। कुछ कक्ष भीतर और बाहर से बंद थे। बंद खिड़की पट केवल वायु आने देने को खुलते और तब उनमें किसी सेवक का आतंकित मुख दिखता जो तुरंत समाधि पट की भांति पुनः बंद हो जाता, जबकि पड़ोसी फुसफुसाते, क्या आज अभियोजक के घर से एक और ताबूत निकलेगा? इस उजाड़ भवन का दृश्य देख बैरोनेस कांप उठी। वह गाड़ी से उतरी, घुटने डगमगाते हुए बंद द्वार तक पहुंची और घंटी बजाई। तीसरी बार घंटी बजने पर ही, जिसकी शोकपूर्ण ध्वनि मानो सामान्य उदासी में सम्मिलित थी, द्वारपाल प्रकट हुआ, द्वार इतना ही खोलते हुए कि उसके शब्द बाहर निकल सके। उसने एक स्त्री देखी, एक उच्च वर्गीय महिला, सुसज्जित। फिर भी द्वार लगभग बंद ही रहा। अरे, बैरोनेस बोली, द्वार खोलो। प्रथम महोदया, आप कौन हैं? द्वारपाल ने पूछा। मैं कौन हूं? तुम मुझे भली भांति जानते हो। अब हम किसी को नहीं जानते, महोदया। अरे भले मनुष्य, तुम पागल हो, बैरोनेस बोली। आप कहां से आई हैं? ये तो सीमा से अधिक है। क्षमा करें, महोदया, आदेश है। आपका नाम? बैरोनेस दांगलार। तुमने मुझे 20 बार देखा है। संभव है, महोदया। अब क्या कार्य है? ओह, यह धृष्टता! मैं तुम्हारी शिकायत विलेफोर से करूंगी। महोदया, यह धृष्टता नहीं, सावधानी है। यहां कोई प्रवेश नहीं करता जब तक दावृण्य की अनुमति न हो या अभियोजक से कार्य न हो। अच्छा, संयोग से मेरा अभियोजक से ही कार्य है। अत्यावश्यक कार्य, जैसा तुम देख ही रहे हो, क्योंकि मैं अब तक अपनी गाड़ी में वापस नहीं बैठी हूं। पर इस विवाद का अंत करो। ये रहा मेरा कार्ड। इसे अपने स्वामी के पास ले जाओ। क्या महोदया यहीं प्रतीक्षा करेंगी? हाँ, जाओ। द्वारपाल ने द्वार बंद कर दिया और मादाम दांगलार को सड़क पर छोड़ दिया। उन्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। कुछ ही क्षणों बाद द्वार इतना खुला कि वह भीतर प्रवेश कर सके। वह भीतर गईं और द्वार उनके पीछे बंद हो गया। आंगन में पहुंचते ही द्वारपाल ने बिना द्वार से दृष्टि हटाए जेब से सीटी निकाली और फूंकी। विलेफोर का परिचारक सीढ़ियों पर प्रकट हुआ। महोदया, उस भले व्यक्ति को क्षमा करें, उसने नीचे उतरते हुए कहा। उसे स्पष्ट आदेश है और विलेफोर ने मुझसे कहा कि वह अन्यथा कर ही नहीं सकता था। आंगन में एक आपूर्तिकर्ता भी था जिसे समान सावधानियों के बाद ही प्रवेश मिला था और जिसकी सामग्री की जांच की जा रही थी। बैरोनेस सीढ़ियां चढ़ी। वह उस वातावरण से गहराई से प्रभावित हुई जो मानो उनकी अपनी उदासी के घेरे को और विस्तृत कर रहा था। परिचारक के मार्गदर्शन में उन्हें न्यायाधीश के अध्ययन कक्ष में ले जाया गया और वह तब तक उनकी दृष्टि से ओझल न हुआ। यद्यपि वह अपने उद्देश्य में निमग्न थी,
पर इन अधीनस्थों द्वारा किया गया व्यवहार उन्हें इतना अनुचित प्रतीत हुआ कि मादाम दांगलार शिकायत करने को हुई। पर विलेफोर ने अपना सिर उठाया, जो शोक से झुका हुआ था, और ऐसी विषादपूर्ण मुस्कान से उन्हें देखा कि शिकायत उनके अधरों पर ही मर गई। मेरे सेवकों को क्षमा करें, इस आतंक व्यवस्था के लिए मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता। वे स्वयं संदेह के घेरे में हैं, इसलिए संदेहशील हो गए हैं। मादाम दांगलार ने इस आतंक व्यवस्था की चर्चा अनेक बार सुनी थी, पर यदि उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो विश्वास न करती कि बात यहां तक पहुंच सकती है। तो आप भी दुखी हैं, उन्होंने कहा। हाँ महोदया, न्यायाधीश ने उत्तर दिया। तो आप मेरे लिए सहानुभूति रखते हैं? निस्संदेह, सच्चे मन से। और आप समझते हैं कि मैं क्यों आई हूं? आप अपनी परिस्थिति के विषय में मुझसे बात करना चाहती हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। हाँ, एक भयानक विपत्ति, एक दुर्घटना, विलेफोर ने शांत स्वर में कहा। दुर्घटना, बैरोनेस ने पुकारा। हाय महोदया, अभियोजक ने निर्विकार भाव से उत्तर दिया। मैं उस स्थिति तक पहुंच चुका हूं जहां केवल अपूरणीय को ही मैं विपत्ति कहता हूं। ओह महोदय, क्या आपको लगता है लोग भूल जाएंगे? लोग सब कुछ भूल जाते हैं महोदया, विलेफोर ने कहा। आपकी पुत्री का विवाह कल हो जाएगा, यदि आज नहीं, या एक सप्ताह में, यदि कल नहीं। और जहां तक मादेमोआ जेल यूजिनी के भावी वर के लिए शोक का प्रश्न है, मुझे विश्वास नहीं कि आप ऐसा करेंगी। मादाम दांगलार ने विस्मय से विलेफोर को देखा, उसकी लगभग उपहासपूर्ण शांति से स्तब्ध। क्या मैं एक मित्र के सम्मुख हूं? उन्होंने आहत गरिमा से पूछा। आप जानती हैं कि हाँ, विलेफोर ने लज्जित होते हुए कहा। यह उत्तर उन घटनाओं की ओर संकेत करता था जो उस समय उनके और बैरोनेस के मन में उपस्थित विषयों से भिन्न थीं। तो प्रिय विलेफोर, बैरोनेस बोली, अधिक स्नेहिल बनिए। मुझसे मित्र की भांति बात कीजिए, न्यायाधीश की भांति नहीं। और जब मैं अत्यंत दुखी हूं तो मुझे यह मत कहिए कि मुझे प्रसन्न होना चाहिए। विलेफोर ने झुककर अभिवादन किया। जब मैं विपत्तियों की चर्चा सुनता हूं महोदया, उसने कहा, तो पिछले 3 महीनों में मैंने दुर्भाग्यवश अपने ही दुखों से उनकी तुलना करने की आदत डाल ली है। यह स्वार्थी तुलना अनायास मेरे मन में हो जाती है। इसी कारण मेरी विपत्तियों की तुलना में आपकी मुझे दुर्घटना सी लगी। मेरी भयानक स्थिति के सामने आपकी मुझे ईर्ष्या योग्य लगी। पर यदि इससे आपको पीड़ा होती है तो इसे भूल जाए। आप क्या कह रही थी? मैं आपसे पूछने आई हूं मित्र, बैरोनेस ने पुनः आरंभ किया, कि उस इम्पोस्टर का मामला इस समय किस स्थिति में है। इम्पोस्टर, विलेफोर ने दोहराया। निश्चित ही महोदया, आप कुछ बातों को हल्का और कुछ को गंभीर करना चाहती हैं। आंद्रेया कावलकांति, या कहें बेनेडिक्टो इम्पोस्टर, आप भ्रम में हैं। बेनेडिक्टो केवल और केवल हत्यारा है। महोदय, मैं स्वीकार करती हूँ कि आप मुझे सुधारने में उचित हैं, पर जितनी कठोरता से आप उस दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति के विरुद्ध शस्त्र उठाएंगे, उतनी ही तीव्रता से आप हमारे परिवार को आहत करेंगे। आइए, क्षण भर के लिए उसे भूल जाए। उसका पीछा करने के स्थान पर उसे भाग जाने दें। आप देर से आई हैं महोदया, आदेश दिए जा चुके हैं। यदि उसे गिरफ्तार किया जाए, क्या आपको लगता है वे उसे पकड़ लेंगे? मुझे आशा है। यदि वह गिरफ्तार हो, सुनिए, मैंने सुना है कारागार भरे पड़े हैं, तो उसे कारागार में ही रहने दें। अभियोजक ने सिर हिलाया। कम से कम जब तक मेरी पुत्री का विवाह न हो जाए, बैरोनेस ने जोड़ा। असंभव महोदया, कानून की अपनी प्रक्रियाएं हैं। मेरे लिए भी? बैरोनेस ने आधे परिहास आधे गंभीर स्वर में पूछा। सबके लिए,
विलेफोर ने उत्तर दिया, मेरे लिए भी, जैसे अन्य सबके लिए। हाँ, बैरोनेस के मुंह से निकला, बिना शब्दों में व्यक्त किए। पर उनके विचार उस उद्गार में स्पष्ट थे। विलेफोर ने उस दृष्टि से उन्हें देखा जिससे वह लोगों के विचार परखता था। मैं समझता हूं आप क्या कहना चाहती हैं, उसने कहा। आप उन भयानक अफवाहों की ओर संकेत कर रही हैं जो फैल रही हैं कि पिछले 3 महीनों में जिन मृत्युओं ने मुझे शोक वेश में ढक दिया है उनमें कुछ अस्वाभाविक है, और उस मृत्यु से भी जिससे वैलेंटीन अभी अभी किसी चमत्कार की भांति बची है। मैं उस विषय में नहीं सोच रही थी, मादाम दांगलार ने शीघ्रता से कहा। हाँ महोदया, आप उसी के विषय में सोच रही थीं, और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि आप और सोच ही क्या सकती थीं। आप अपने आप से कह रही थीं, आप अपराध का पीछा करते हैं, तो फिर आपके अपने घर में अपराध दंडित क्यों नहीं होते? बैरोनेस लज्जा से लाल हो उठी। आप यही सोच रही थीं, क्या नहीं, महोदया? मैं स्वीकार करती हूँ, हाँ। तो मैं आपको उत्तर दूंगा। विलेफोर अपनी कुर्सी खिसकाकर बैरोनेस के समीप ले आया, दोनों हाथ मेज पर टिकाकर, और सामान्य से कहीं अधिक दबे स्वर में बोला, कुछ अपराध दंडित नहीं होते, क्योंकि अपराधी अज्ञात रहते हैं और निर्दोष के स्थान पर दोषी को दंड देने का भय रहता है। पर जब वे अपराधी खोज लिए जाते हैं, यहां विलेफोर ने हाथ बढ़ाकर अपने सामने टंगे क्रूस को छुआ और दोहराया, जब वे अपराधी खोज लिए जाते हैं, जीवित परमेश्वर की शपथ महोदया, वे चाहे जो हों, मरेंगे। अब जब मैं यह शपथ ले चुका हूं और इसे निभाऊंगा भी, क्या आप साहस करती हैं मुझसे उस दुष्ट के लिए क्षमा मांगने का? पर महोदय, मादाम दांगलार बोली, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि वह उतना ही अपराधी है जितना कहा जा रहा है? सुनिए, यह उसका विवरण है। बेनेडेट्टो, 16 वर्ष की आयु में जालसाजी के अपराध में 5 वर्ष के लिए गैलियों की सजा। जैसा आप देखती हैं, युवक में प्रारंभ से ही प्रतिभा थी, फिर भगोड़ा कैदी, फिर हत्यारा। और वह है कौन, यह दुष्ट? कौन जाने, कोई आवारा कोर्सिकन। क्या किसी ने उसे अपना बताया? किसी ने नहीं, उसके माता पिता अज्ञात हैं। पर वह व्यक्ति जो लुक्का से आया था, एक और ठग, संभवतः उसका साथी। बैरोनेस ने हाथ जोड़ लिए। विलेफॉर, उन्होंने अपने सबसे मधुर, मनुहार भरे स्वर में आरंभ किया। भगवान के लिए महोदया, अभियोजक ने कठोर संकल्प से कहा, जिसमें करुणा का अंश भी न था, कभी मुझसे किसी दोषी को क्षमा करने को मत कहिए। मैं क्या हूं, कानून? क्या कानून की आंखें हैं जो आपका शोक देखें? क्या कानून के कान हैं जो आपकी कोमल विनतियां सुने? क्या कानून की स्मृति है जो आपके स्नेहिल विचारों का माध्यम बने? नहीं महोदया, कानून आदेश देता है, और जब आदेश देता है, प्रहार करता है। आप कहेंगी, मैं जीवित मनुष्य हूं, कानून की पुस्तक नहीं, एक व्यक्ति, नियम नहीं। मुझे देखिए महोदया, मेरे चारों ओर देखिए। क्या मनुष्यों ने मुझे भाई की तरह व्यवहार किया? क्या उन्होंने मुझे प्रेम किया? क्या उन्होंने मेरा विचार किया? क्या उन्होंने मुझे बख्शा? क्या कभी किसी ने विलेफोर के लिए क्षमा मांगी? और क्या किसी ने विलेफोर को क्षमा दी? नहीं, नहीं, नहीं। प्रहार, प्रहार और पुनः प्रहार। आप आग्रह करती हैं, नारी, मोहिनी, जिसकी वह अभिव्यक्तिपूर्ण दृष्टि मुझे लज्जित होने की याद दिलाती है। हाँ, लज्जित, उसके लिए जिसे आप जानती हैं, और शायद अन्य बातों के लिए भी। पर अंततः जब मैं स्वयं चूक गया और अन्य पुरुषों से भी अधिक गहराई से दोषी पाया गया, तब से मैंने उनके वस्त्र झाड़कर उनमें कलंक ढूंढना शुरू किया, और सदा पाया, और मैं कहूंगा आनंद से पाया, मानव दुर्बलता और दुष्टता का प्रमाण। हर दोषी मनुष्य जिसे मैंने दंड दिया, मेरे लिए जीवित प्रमाण था, सदैव नया होता प्रमाण कि मैं कोई विकराल अपवाद नहीं हूं। हाय, हाय,
हाय, समस्त संसार दुष्ट है महोदया, तो इसे सिद्ध करें और दुष्ट को दंडित करें। विलेफोर ने अंतिम शब्द ज्वरग्रस्त उग्रता से कहे, जिससे उनमें जंगली सी वाक्पटुता आ गई। मादाम डांगलार ने अंतिम प्रयास करने का निश्चय किया, पर उन्होंने कहा, आप कहते हैं यह युवक आवारा है, अनाथ, सबका त्यागा हुआ। दुर्भाग्य या कहूं सौभाग्य, ईश्वर ने सुनिश्चित किया है कि उसके लिए कोई आंसू न बहाए। पर यह तो निर्बलों पर प्रहार है महोदय। एक निर्बल जो हत्या करता है, उसका कलंक मेरे घर पर पड़ेगा। क्या मेरे घर में मृत्यु नहीं है? ओ महोदय, बैरोनेस पुकार उठी, आपको अपने 100 मनुष्यों पर दया नहीं। अच्छा, मैं कहती हूं, आप पर भी दया न होगी। ऐसा ही हो। विलेफोर ने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, कम से कम यदि वह पकड़ा जाए तो उसके मुकदमे को अगले असाइज तक स्थगित कर दीजिए। लोगों को भूलने के लिए 6 महीने मिल जाएंगे। नहीं, मैं नहीं कर सकता, विलेफोर बोला। मेरे पास अभी 5 दिन हैं। अभियोग लग चुका है। 5 दिन मेरे लिए पर्याप्त से अधिक हैं। और क्या आप नहीं समझती महोदया कि मुझे भी भूलने की आवश्यकता है? जब मैं काम करता हूँ और मैं दिन रात काम करता हूँ, तो कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब मुझे कुछ याद नहीं रहता, और जब मुझे कुछ याद नहीं रहता तो मैं मृतकों की तरह सुखी होता हूँ। पर यह पीड़ा सहने से कहीं बेहतर है। महोदय, वह भाग गया है। उसे भाग जाने दें। कुछ न करना सबसे सरल दया है। पर मैं कह चुका, अब बहुत देर हो चुकी। प्रातः होते ही टेलीग्राफ सक्रिय कर दिया गया था, और अब तक। उसी क्षण परिचारक भीतर आया। महोदय, उसने कहा, गृह मंत्रालय से एक दूत यह प्रेषण लाया है। विलेफोर ने पत्र झपट लिया और मुहरें तोड़ डाली। मादाम दांगलार भय से कांप उठी। विलेफोर उल्लास से, गिरफ्तार, वह चिल्लाया। वह कॉम्पेन में पकड़ा गया है। सब समाप्त। मादाम दांगलार उठ खड़ी हुई, शीतल, विवर्ण। विदा महोदय, उन्होंने कहा। विदा महोदया, अभियोजक ने लगभग प्रसन्नता से उत्तर दिया, उन्हें द्वार तक छोड़ते हुए। फिर अपनी मेज पर लौटकर उसने दाहिने हाथ की पीठ से पत्र पर प्रहार किया और कहा, लो, अब मेरे पास एक धोखाधड़ी, 3 चोरियां, 3 आगजनी थीं। केवल एक हत्या की कमी थी, और अब वह भी आ गई। यह एक उत्कृष्ट अधिवेशन होगा।